जो भी छात्र क्लास 12th में है और जिनका परीक्षा 1 फरवरी से होने वाला है वह इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ना क्लास 12 के फिजिक्स का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके 5 फरवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा फिजिक्स का, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। एक्स किरण के 2 गुण को लिखें। एक्स किरण के 2 गुण को लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा एक्स किरण के निम्नलिखित गुण है। एक्स किरण के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण लिखिएगा इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग किस में करते हैं? तो चिकित्सा विज्ञान में करते हैं। दूसरा आप लोग लिखिएगा एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। एक्स किरण होता है ना विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI है। अगला क्वेश्चन है ना 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों होता है। संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ना कम क्यों होता है? तो संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। देखिए संचायक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना कम क्यों होता है? क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, इसीलिए संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वायरल है। अगला क्वेश्चन है ना 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बूस्टर का नियम लिखे। बूस्टर का नियम लिखे। आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है, बूस्टर का नियम लिखे। इस नियम के अनुसार किसी माध्य का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होती है। इस नियम के अनुसार किसी माध्य का जो अपवर्तनांक होता है ना ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होती है। इसी को बूस्टर का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा पोलराइड का उपयोग लिखे। पोलराइड का उपयोग लिखे। तो देखिए पोलराइड का उपयोग निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। पोलराइड का उपयोग धूप वाले चश्मे में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा इसका उपयोग रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। पोलराइड का उपयोग धूप वाले चश्मे में करते हैं और इसका उपयोग रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भू तरंग क्या है। भू तरंग क्या है? भू तरंग संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। भू तरंग क्या होता है? संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है, यानी पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही भू तरंग कहा जाता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही भू तरंग कहा जाता है। सबसे सरल परिभाषा है पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही भू तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा आकाशीय तरंग किसे कहते हैं। आकाशीय तरंग किसे कहते हैं? उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, इंडियम हो गया, फास्फाइड हो गया, ETC।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखिए। तो कूलम्ब के नियम की सीमाएं निम्नलिखित होता है। पहला आप लोग लिखिएगा, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम है केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। कूलम्ब का जो नियम होता है 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत स्थिर परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सबसे सरल परिभाषा, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पोलराइड क्या है, इसका उपयोग लिखें। पोलराइड क्या है, इसका उपयोग लिखें। वैसा पदार्थ जो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में बदल दे उसे पोलराइज यानी पोलराइड कहा जाता है। वैसा पदार्थ जो अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में बदल दे उसे पोलराइज कहा जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित है। पोलराइड का उपयोग जो है वह निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा, चश्मे के द्वारा 3 डायमेंशनल फिगर देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। चश्मे के द्वारा 3 डायमेंशनल फिगर देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग करते हैं। ट्रेन में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है लेजर किरण के 4 मुख्य विशेषता लिखें। लेजर किरण के 4 गो मुख्य विशेषता को लिखना है। तो लेजर किरण के निम्नलिखित विशेषता है। लेजर किरण के निम्नलिखित विशेषता है। पहला आप लोग लिखिएगा, लेजर किरण दिशात्मक होता है, अतः इनका किरण पुंज नैरो यानी नैरो मतलब होता है सक्रिय होता है। लेजर किरण क्या होता है, दिशात्मक होता है, अतः इनका किरण पुंज नैरो यानी सक्रिय होता है। यह किरण क्षण भर में कठोर से कठोर धातु को पिघलाकर वाष्पित कर देता है। देखिए लेजर किरण इतना खतरनाक होता है क्षण भर यानी कुछ समय में कठोर से कठोर धातु को पिघलाकर वाष्पित कर देता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है, एकदम वायरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, फैक्स से क्या समझते हैं। फैक्स से क्या समझते हैं, अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी प्रलेख अथवा चित्र का किसी दूर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पुनरुत्पाद को फैक्स कहा जाता है। इसको आप लोग समझिएगा, अंकीय संचार तंत्र द्वारा कोई प्रलेख अथवा चित्र को किसी दूर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा भेजा जाता है, उसी को फैक्स कहा जाता है। फैक्स किसे कहा जाता है, तो अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी प्रलेख अथवा चित्र को किसी दूर स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा भेजा जाता है, उसी को फैक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड के परमाणु संरचना को समझाएं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड के परमाणु संरचना को समझाएं। तो इसको आप लोग लिखिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा, अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण होते हैं अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे आर पार निकल जाते हैं। दूसरा आप लोग लिखिएगा, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण होते हैं 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर उनके परमाणु संरचना को समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा देखिए क्वेश्चन कह रहा है
एनालॉग सिग्नल से क्या समझते हैं? एनालॉग सिग्नल से क्या समझते हैं? एक लगातार बदलने वाले संकेत या सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। एक लगातार बदलने वाले संकेत या सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा एनालॉग सिग्नल है। एक लगातार बदलने वाले संकेत या सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है, जैसे में आप लोग देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा एनालॉग सिग्नल है। दूसरा आप लोग लिखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, डिजिटल सिग्नल से क्या समझते हैं? डिजिटल सिग्नल से क्या समझते हैं? ऐसा सिग्नल जिसके दो या दो के औसत मान ही संभव हो, डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। ऐसा सिग्नल जिसके दो या दो के औसत मान ही संभव हो, उसे डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। जैसे में स्क्वायर वेव एक डिजिटल सिग्नल है। स्क्वायर वेव क्या है? तो एक डिजिटल सिग्नल है। अगला क्वेश्चन है ना 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर लिखे। आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता में अंतर लिखना है। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा तो एक बगल लिखिएगा आवर्धन, दूसरा बगल लिखिएगा आवर्धन क्षमता। आवर्धन में पहला आंसर लिखिएगा, यह एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। आवर्धन क्या होता है? तो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। और आवर्धन क्षमता में लिखिएगा, यह एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। कैसा होता है? तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। दूसरा अंतर लिखिएगा ना, यह वस्तु तथा प्रतिबिंब का अनुपात होता है। यह वस्तु और प्रतिबिंब का अनुपात होता है। और यह इमेज तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल का अनुपात होता है। यह वस्तु तथा इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल का अनुपात होता है। तीसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, इसका मान प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच होता है। इसका जो मान होता है ना, प्लस अनंत से माइनस अनंत के बीच होता है। और इसका मान 1 प्लस डी बाई एफ तथा डी बाई एफ के बीच होता है। और इसका मान 1 प्लस डी बाई एफ और डी बाई एफ के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण लिखें। विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण को लिखना है। तो विद्युत आवेश के निम्नलिखित गुण होता है। पहला गुण लिखिएगा, विद्युत आवेश संरक्षित होता है। विद्युत आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? योगात्मक होता है। आवेश कैसा होता है? योगात्मक होता है। और विद्युत आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है ना 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक्स किन्नर के किन्हीं दो गुण को लिखें। एक्स किन्नर के दो गुण को लिखना है। तो अभी आप लोग को ऊपर हम बताएं, एक्स किन्नर के निम्नलिखित गुण है। पहला आप लोग लिखिएगा, इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। और एक्स किन्नर प्रकाश की तरह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसमें प्रकाश के सभी गुण पाए जाते हैं। देखिए एक्स किन्नर होता है ना, इसका कोई गुण होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कोई भी दो गुण को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पी टाइप एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर बताएं। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा तो एक बगल लिखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा बगल लिखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें पहला अंतर लिखिएगा, इसके प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट वाले तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। इसके प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट वाले तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। जैसे Ba हो गया, Al मतलब एल्युमिनियम हो गया, In हो गया, ETC हो गया। और इसके प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट वाले तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। इसके प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट वाले तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। जैसे P4 हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्गन हो गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, इसमें आवेश वाहक धन आवेश की भांति व्यवहार करता है। इसमें जो आवेश वाहक होता है ना, वह धन आवेश यानी पॉजिटिव के तरफ व्यवहार करता है। और इसमें आवेश वाहक होता है ना, ऋणात्मक कण के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा व्यवहार करता है? तो ऋणात्मक यानी माइनस कण के जैसा व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है ना 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है निरोधी विभव की परिभाषा दे। निरोधी विभव की परिभाषा दे। किसी प्रकाश सेल की प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहा जाता है। किसी प्रकाश सेल के प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य यानी 0 हो जाता है उसे निरोधी विभव कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है ना 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आयन मंडल क्या है? आयन मंडल क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जहां सूर्य के तीव्र विकिरण के कारण गैसों का आयनीकरण हो जाता है उसे आयन मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जहां सूर्य के तीव्र यानी तेज विकिरण के कारण गैसों का आयनीकरण हो जाता है उसे आयन मंडल कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का वह भाग जहां सूर्य के तीव्र विकिरण के कारण गैसों का आयनीकरण हो जाता है उसे आयन मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या होता है जब पीएन संधि पर अग्रदिश व्यास किया जाता है? क्या होता है जब पीएन संधि पर अग्रदिश व्यास किया जाता है? तो जब पीएन संधि पर अग्रदिश व्यास किया जाता है तो पोटेंशियल बैरियर यानी पीबी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब पीएन संधि पर अग्रदिश व्यास किया जाता है तो पीबी कम हो जाता है यानी पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्षैतिज तरंग को क्यों नहीं ध्रुवित किया जाता है? क्षैतिज तरंग होता है ना उसको ध्रुवित क्यों नहीं किया जाता है? उन तरंगों को ध्रुवित किया जाता है जो एक निश्चित दिशा में गमन करते हुए तल के लंबवत होती है, परंतु क्षैतिज तरंगें लंबवत नहीं होती है, इसीलिए इसे ध्रुवित नहीं किया जाता है। देखिए क्षैतिज तरंगों को ध्रुवित काहे नहीं किया जाता है? क्योंकि वह लंबवत नहीं होती है, इसीलिए इसे ध्रुवित नहीं किया जाता है। इसका आंसर देखिएगा, उन तरंगों को ध्रुवित किया जाता है जो एक निश्चित दिशा में गमन करते हुए तल के लंबवत होती है, परंतु क्षैतिज तरंगें लंबवत नहीं होती है, इसीलिए इसे ध्रुवित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं? देहली आवृत्ति से क्या समझते हैं? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने लगा न्यूनतम फ्रीक्वेंसी को देहली आवृत्ति कहा जाता है। देहली आवृत्ति का मतलब हुआ किसी सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने लगे उसी को देहली आवृत्ति कहा जाता है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने लगे और उसमें जो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होता है उसी को देहली आवृत्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के दो मुख्य कारण लिखें। निकट दृष्टि दोष के दो मुख्य कारण लिखना है। तो निकट दृष्टि दोष के दो निम्नलिखित कारण है। पहला लिखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस लेंथ कम हो जाना। नेत्र लेंस की फोकस लेंथ क्या होता है? कम हो जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, नेत्र गोलक लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना यह निकट दृष्टि दोष के दो मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी आप लोग का फिजिक्स का 28 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसके पहले हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का महा मैराथन क्लास का वीडियो डाले हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इसका PDF आप लोग का टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक हम नीचे दे देंगे, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, उसमें आप लोग का पूरा PDF मिल जाएगा।